जादुई अनोखा नारियल के पेड़ का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। मीना बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो एक छोटे से झोपड़ी में रहा करती थी और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उसके बेटे और बहू की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से मीना को अकेले ही अपना जीवन गुजारना पड़ता है। और मीना के पास अपना घर चलाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो इधर उधर से मांग कर ही अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन कभी कभी जब मीना को कहीं से कुछ नहीं मिलता था तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि मीना को अब किसी का कोई सहारा नहीं था। वो अकेली ही उस झोपड़ी में रहा करती थी और अक्सर अपने झोपड़ी के सामने लगे नारियल के पेड़ से बातें किया करती थी, जो उसके बेटे और बहू ने मिलकर लगाया था। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझसे पहले मेरे बेटे और बहू को अपने पास बुला लिया। अरे वही तो मेरे बुढ़ापे का एक सहारा थे, लेकिन भगवान ने तो उन्हें भी अपने पास बुला लिया। अब पता नहीं मैं अपने बचे कुछ दिन कैसे काट पाऊंगी। मेरे पास तो करने के लिए कोई काम भी नहीं है। भला मैं अपना पेट कैसे पाल पाऊंगी, या ऐसे ही मुझे हमेशा भूखा ही सोना पड़ेगा। उसी समय मीना की नजर उस नारियल के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर खूब सारे नारियल लगे हुए थे। और ये देखकर मीना कहती है, अरे वाह, इस पेड़ पर तो खूब सारे नारियल लगे हुए हैं। मैंने पहले क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया। चलो एक नारियल उतार कर इसका पानी पीकर देखती हूँ, शायद शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए। उसके बाद मीना अपने हाथ में एक डंडा लेकर आती है और नारियल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, जिसकी वजह से मीना वो नारियल नहीं तोड़ पा रही थी। हे राम, ये नारियल का पेड़ तो कितना ऊंचा है, मुझसे तो एक भी नारियल नहीं टूट रहा। इतना कहकर मीना काफी देर तक कोशिश करती है, लेकिन उससे वो नारियल नहीं टूटता। उसी समय वहाँ से रमेश नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी मीना उससे कहती है, अरे बेटा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। क्या तुम इस नारियल के पेड़ से मेरे लिए एक नारियल उतार सकते हो? क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे ये नारियल टूट ही नहीं रहा और ना मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकती हूँ। तो बेटा, क्या तुम मुझे एक नारियल तोड़कर दे सकते हो? बदले में तुम अपने लिए भी एक नारियल तोड़ लेना। मीना की बात सुनकर उस आदमी ने ऐसा ही किया। उसने एक नारियल तोड़कर मीना को दे दिया और दूसरा नारियल तोड़कर वो अपने साथ अपने घर ले गया। वो उस नारियल का पानी पीता है तो वो कहता है, अरे वाह, नारियल का पानी तो बहुत ही मीठा और अच्छा है। मैंने आज तक कभी ऐसा नारियल का पानी नहीं पिया। इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। वहीं दूसरी तरफ जब मीना वो नारियल का पानी पीती है तो वो कहती है, अरे ये नारियल का पानी तो बहुत ही अच्छा है, और हो भी क्यों ना, ये मेरे बेटे और बहू ने मिलकर जो लगाया था, जैसे मानो उनके प्यार की मिठास इस नारियल पानी के अंदर आ गई हो। पर पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं इस नारियल के पेड़ पर ध्यान दिया। मैं तो ये नारियल पानी को बेचकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन मैं इन नारियल को तोड़ूंगी कैसे? इतना कहकर मीना सो जाती है और उसके अगले दिन सुबह उठकर मीना उस नारियल को तोड़ने की तैयारी करती है। लेकिन मीना की लाख कोशिश के बावजूद भी उससे वो नारियल नहीं टूटते। और उसी समय मीना की नजर फिर से रमेश पर पड़ जाती है और वो उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे बेटा, क्या तुम आज फिर से मेरे लिए नारियल तोड़ सकते हो? लेकिन आज मुझे कल से ज्यादा नारियल चाहिए। इसके बदले तुम 2 नारियल ले सकते हो। अरे आपने क्या मुझे पागल समझा है? मैं आपके लिए इतना ऊपर क्यों चढ़ूं? भला इसमें मेरा क्या फायदा? आप तो मुझे बस 2 नारियल का लालच देकर मुझसे इतने सारे नारियल तोड़वा रही हो। अरे बेटा, मैं ये नारियल नहीं तोड़ पाती, इसलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ बस। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है कि जितने नारियल मैं तुम्हारे लिए तोड़ूंगा उसका आधा मैं अपने लिए भी तोड़ूंगा।
मीना के पास रमेश की बात मानने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था, इसलिए वो रमेश की बात चुपचाप मान लेती है। ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम मेरे लिए 20 नारियल तोड़ दो। मीना के इतना कहते ही रमेश नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और मीना के लिए 20 नारियल और अपने लिए 10 नारियल तोड़कर नीचे उतर जाता है। और मीना वो सारे नारियल लेकर एक सड़क के किनारे उसे बेचने के लिए बैठ जाती है। उसी समय वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजर रही होती है और उन ताजे ताजे नारियल पानी को देखकर वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है और उस गाड़ी में से एक अमीर आदमी उतरता है और मीना से कहता है, अरे अम्मा, एक नारियल पानी देना तो। उसके बाद मीना उस आदमी को एक नारियल पानी दे देती है और वो आदमी नारियल पानी पीते ही कहता है, अरे वाह, ये नारियल पानी तो बहुत ही मीठा और ठंडा है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा नारियल पानी नहीं पिया। इसका स्वाद तो सबसे अलग है। अरे अम्मा, आपके इस नारियल पानी के कितने रुपए हुए? 100 रुपए बेटा। ये लो अम्मा, 1000 रुपए। आपका ये नारियल पानी बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप मुझे 10 नारियल पानी और दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। इतना कहकर मीना 10 नारियल उस आदमी को दे देती है और पैसे लेते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और इसी तरह मीना के सारे नारियल पानी बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ रमेश भी वो सारे नारियल बाजार में बेच आता है और उसकी भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और ये देखकर वो कहता है, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई, वो भी उन नारियल की वजह से। लेकिन अगर मैं उस नारियल के पेड़ से सारे नारियल तोड़ लूं, तो मेरी इससे भी ज्यादा अच्छी कमाई होगी। वरना तो वो बूढ़ी औरत उन सारे नारियल को तोड़कर बेच देगी और मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलो ऐसा करता हूँ, आज रात को ही चुपके से उसके नारियल के पेड़ से सारे नारियल तोड़कर अपने घर ले आता हूँ। फिर कल सुबह उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। इससे मेरा बहुत फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ मीना आज बहुत खुश थी, क्योंकि बड़े दिनों बाद वो पेट भर खाना खा पाएगी। अगर आज ये नारियल का पेड़ नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे रोज ऐसे भूखा ही रहना पड़ता। इतना कहकर मीना खाना खाकर सो जाती है और आधी रात होते ही रमेश चुपके से आकर वो नारियल तोड़ने की कोशिश करता है। अरे, हमने तो सुबह इतने सारे नारियल तोड़े थे, लेकिन फिर भी ये नारियल का पेड़ पूरा भरा हुआ है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मुझे अंधेरे में कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। चलो पहले चढ़कर नारियल तोड़ लेता हूँ। उसके बाद रमेश उस नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी ऊपर चढ़ता उतना ही वो नीचे आ जाता। और ऐसे ही रमेश काफी देर तक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नारियल के पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। अरे, ये अचानक मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं इतनी देर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चढ़ ही नहीं पा रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? इतना कहकर रमेश एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और उस डंडे की मदद से नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और वो खूब सारे नारियल तोड़ लेता है और उन्हें एक बोरी में भरकर अपने घर ले जाता है। आज तो मजा ही आ गया। अब मैं ये सारे नारियल कल बाजार में ले जाकर बेच दूंगा, फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में जाकर सो जाता है और जब अगली सुबह मीना उठती है तो देखती है कि उसके नारियल के पेड़ के पास बहुत सारे नारियल नीचे गिरे हुए थे। और ये देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, लगता है शायद कल रात को आंधी तूफान आया था, इसलिए तो ये सारे नारियल अपने आप ही टूटकर नीचे गिर गए। इतना कहकर मीना जब नारियल के पेड़ के ऊपर देखती है तो वो नारियल का पेड़ अभी भी पूरा नारियल से भरा हुआ था। और ये देखकर मीना हैरान हो जाती है और कहती है, अरे, ये नारियल का पेड़ तो किसी जादुई पेड़ से कम नहीं है, क्योंकि हमने कल भी इतने सारे नारियल तोड़े और आज नीचे भी इतने सारे नारियल पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये नारियल का पेड़ पूरा का पूरा नारियल से भरा हुआ है। भला ऐसा कैसे हो सकता है?
ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना कहकर मीना उन सारे नारियल को इकट्ठा करती है और सड़क के किनारे फिर से उन्हें बेचने के लिए बैठ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब रमेश सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी नारियल की बोरी पूरी तरह से खाली थी। और ये सब देखकर रमेश घबरा जाता है और वो भागकर वापस मीना के पास जाता है और कहता है, अरे अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद आपसे एक भी नारियल नहीं लूंगा, बल्कि आप जितने कहोगी मैं उतने नारियल आपके लिए तोड़ दूंगा। लेकिन बेटा, मुझे अभी तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कल रात आंधी की वजह से अपने आप ही इतने सारे नारियल टूटकर गिर गए हैं। अब तो मैं कई दिनों तक इन्हें ही बेचूंगी। मीना की बात सुनकर रमेश जब नारियल की तरफ देखता है तो वहाँ पर नारियल का ढेर लगा होता है और नारियल का पेड़ भी पूरी तरह से नारियल से भरा होता है। और ये सब देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली नारियल का पेड़ नहीं है, बल्कि कोई अनोखा जादुई नारियल का पेड़ है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से सर झुकाकर चला जाता है। और उस दिन के बाद से मीना की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसकी जिंदगी में अब किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो नारियल का पेड़ उसके जीवन जीने की वजह बन जाता है। और अब मीना के पास बहुत सारे पैसे थे, जिससे वो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करती थी। जादुई टूटी हुई सिलाई मशीन। एक समय की बात है, हरिपुर गांव में सुनैना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसके पिता किशोर ने सुमित्रा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उनको लगता था कि सुमित्रा सुनैना को उसकी माँ के जैसा ही प्यार देगी, लेकिन सुमित्रा ने किशोर से सिर्फ उसकी जायदाद के लिए ही शादी की थी। तभी एक दिन किशोर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन सुमित्रा ने किशोर की तबीयत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ महीने पहले ही किशोर का भी देहांत हो जाता है। और सुमित्रा की खुद की भी एक बेटी थी, जिसका नाम अंजलि था। और सुनैना अंजलि से दिखने में ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए अंजलि उससे हमेशा जला करती थी। और अंजलि भी अपनी माँ सुमित्रा के साथ मिलकर सुनैना पर हमेशा अत्याचार करती रहती थी। अरे, तुझसे अभी तक ये सारा काम नहीं किया गया, फिर घर की सफाई कब करेगी? माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए काम करने में समय लग रहा है, लेकिन मैं ये काम करके घर की सफाई भी कर दूंगी। अरे, तेरा रोज का ही बहाना है ये। तुझे काम ना करना पड़े इसलिए तू रोज यही बहाना बनाती रहती है, और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। इसलिए चुपचाप जाकर मेरी बेटी के लिए खाना बना, उसे बहुत तेज भूख लगी है, समझी? ठीक है माँ। सुनैना पर दोनों माँ बेटी मिलकर रोज ऐसे ही अत्याचार करते रहते हैं और सुनैना को जो बचा कुचा खाना होता है वो खाने के लिए देते हैं। तभी उस दिन सुनैना की तबीयत बहुत खराब थी। तभी सुनैना अपना सारा काम करके अपने कमरे में आती है और अपनी माँ की तस्वीर के पास बैठकर रोते हुए कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ मुझे कोई भी पसंद नहीं करता और मेरी सौतेली माँ भी मुझ पर हमेशा अत्याचार करती रहती है, मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती। माँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? तभी ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सुमित्रा और अंजलि हमेशा किसी न किसी बात को लेकर सुनैना पर अत्याचार करते रहते हैं। तभी एक दिन सुमित्रा और अंजलि मार्केट जा रहे होते हैं। अरे ओ सुनैना, तू जल्दी से जाकर अंजलि को तैयार कर दे, मैं उसे लेकर मार्केट जा रही हूँ। ठीक है माँ। तभी सुनैना जाकर अंजलि को तैयार कर देती है। तभी घर से जाते समय अंजलि अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, इस मनहूस लड़की पर भरोसा मत करना। किचन में बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी है, तो हमारे जाने के बाद कहीं ये सब खा ना जाए, इसलिए आप जाकर किचन में ताला लगा दीजिए। तू सही कह रही है बेटी। तभी सुमित्रा जाकर किचन में ताला लगा देती है और उसके बाद अंजलि को लेकर मार्केट चली जाती है। तभी सुनैना कहती है, माँ, मैं आज तक मार्केट कभी नहीं गई, मेरा भी मन करता है जाने का, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे कभी लेकर ही नहीं जाती। तभी सुनैना अकेली बैठी होती है कि अचानक फोन बजता है और सुनैना जाकर फोन उठाती है। हेलो,
हेलो मैम, क्या आप सुनैना बोल रही हैं? हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? मैम, मैं फैशन डिजाइनर डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी की तरफ से कुछ महीने पहले आपके गांव में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था और अब उसके रिजल्ट आ चुके हैं और उस कंपटीशन की विजेता आप हैं। इसलिए आपको कंपनी की तरफ से पूरे 20,000 रुपए का अमाउंट दिया जाता है। क्या आप सच कह रही हैं? क्या मैं वो कंपटीशन सच में जीत गई? यस मैम, और इसलिए आप आइए और अपना ये अमाउंट लेकर जाइए। मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, आप शाम तक आकर अपना ये अमाउंट ले जाइएगा। तभी सुनैना उस एड्रेस पर जाकर अपना वो 20,000 का अमाउंट ले लेती है और घर वापस आते समय वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। सिलाई करना तो मेरा बचपन का शौक है और मुझे सिलाई करनी भी आती है और ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा था। और उस समय मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी, लेकिन आज मैं अपने पैसों से सिलाई मशीन भी खरीद कर ले आई और अब मैं अपने मनपसंद के कितने भी कपड़े सिल सकती हूँ। तभी सुनैना अपनी मशीन के पास बैठकर कपड़े सिलने लग जाती है और कुछ ही देर में वो अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है। तभी थोड़ी देर में उसकी माँ और उसकी बहन मार्केट से वापस आ जाते हैं और नई सिलाई मशीन देखकर सुमित्रा कहती है, अरे ये इतनी महंगी सिलाई मशीन तो कहाँ से लेकर आई? तभी सुनैना सोचने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे। तभी वो डरते हुए कहती है, वो माँ, मैंने एक कंपटीशन जीता था तो ये मशीन मुझे उन्होंने ही इनाम के रूप में दिया है। देख रही हो ना माँ, हमारे पीठ पीछे ये महारानी क्या क्या करती है। नहीं अंजलि, वो लोग घर पर आकर ये सिलाई मशीन देकर गई हैं। तभी अंजलि की नजर उस खूबसूरत से लहंगे पर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। अब ये लहंगा मैं ले रही हूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई बात नहीं अंजलि, तुम ये ले लो, लेकिन एक बात याद रखियो, तुम मेरी बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती, समझी? बढ़िया ही सिलाई करने वाली। अब जा घर का काम कर। ठीक है माँ। तभी आस पड़ोस के लोगों को जब सुनैना की सिलाई मशीन के बारे में पता चलता है तो सुनैना को उसके आस पड़ोस के लोग अपने कपड़े सिलने के लिए देते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे गांव के सभी लोग सुनैना से अपने कपड़े सिलवाने लगते हैं और इन सब से सुनैना की बहुत कमाई होती थी। लेकिन उससे वो सारे पैसे उसकी सौतेली माँ छीन लेती थी और घर के काम करने के साथ साथ सुनैना सिलाई का भी काम किया करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन सुमित्रा सुनैना से कहती है, आज तूने कितने पैसे कमा लिए सिलाई के? जितने भी पैसे तूने कमाए हैं ला सब मुझे दे दे। तभी सुनैना उस दिन हिम्मत करके अपनी माँ से कहती है, पर माँ, मैं इतनी मेहनत से सिलाई करती हूँ और बिना कुछ कहे मैं आपको सारे पैसे दे देती हूँ, इसलिए अब मैं अपने सिलाई के पैसों में से सिर्फ आधे पैसे ही आपको दूंगी। तभी ये सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे सिलाई क्या करने लगी है? अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है? रुक, मैं अभी तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ। तभी सुमित्रा सुनैना की सिलाई मशीन उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे कि उसकी सिलाई मशीन टूट जाती है। सिलाई करके पैसे कमाने लगी थी ना, अब कमाइयो पैसे तू। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और वह सुनैना अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं? मुझे अब इनके साथ नहीं रहना। माँ, आप मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी सुनैना जोर जोर से रो रही होती है कि अचानक उसके कमरे में एक रोशनी होती है और उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, बेटी, मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो और मैं तुम्हारे पास वापस तो नहीं आ सकती और ना ही तुम्हें अपने पास बुलाने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बेटी, तुम बहुत तकलीफ में हो और तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। लेकिन बेटी, तू अब चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। इतना कहती ही सुनैना की माँ की तस्वीर से एक रोशनी निकलती है और सुनैना की टूटी हुई सिलाई मशीन अचानक से एक नई सिलाई मशीन बन जाती है। और तभी उसकी माँ कहती है, अब बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी सिलाई मशीन
एक जादुई सिलाई मशीन में बदल गई है और अब इस सिलाई मशीन से तुम बहुत आसानी से सिलाई कर पाओगी। और अब इस सिलाई मशीन को कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये सिलाई मशीन उसे अपने आप ही सजा देगा। क्या आप सच कह रही हो माँ? अब बहुत अच्छी हो माँ। तभी अगले दिन जब उसकी सौतेली माँ आकर उसकी सिलाई मशीन देखती है तो कहती है, अरे मैंने तो कल तेरी ये सिलाई मशीन तोड़ दी थी ना, तो ये फिर से ठीक कैसे हो सकती है? तू फिर से नई सिलाई मशीन खरीद कर लाई है ना? कोई बात नहीं, मैं इसे भी तोड़ दूंगी। नहीं माँ, आप ऐसा मत करना, मैं ये आपके भलाई के लिए ही कह रही हूँ, इसलिए आप ऐसा मत करना। तू मुझे धमकी दे रही है? रुक जा, अभी बताती हूँ। तभी सुमित्रा सिलाई मशीन तोड़ने के लिए अपनी बेटी से एक हथौड़ा मंगवाती है और जैसे ही वो मशीन तोड़ने जाती है तो उसे अचानक से एक झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे माँ, ये आपको क्या हुआ? जरूर इस सुनैना ने ही कुछ किया होगा। रुक जा, मैं अभी तेरी ये सिलाई मशीन तोड़ती हूँ। तभी इतना कहकर अंजलि भी उस सिलाई मशीन को तोड़ने जाती है तो उसे भी उसकी माँ की तरह एक झटका लगता है। मैंने आप दोनों से मना किया था ना कि ऐसा मत करना, अब देख लिया ना क्या हुआ। इसलिए आज के बाद मेरी मशीन को छूने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। तभी उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी सुनैना के साथ अच्छा व्यवहार करने लग गए थे और अब वो दोनों सुनैना से कोई भी काम नहीं करवाते थे और अब सुनैना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है।